Hello everyone, welcome back to my channel. If you're new to this channel, hi, this is Komal from Study with Kips. I would really be happy if you take a moment and subscribe to my channel. Also, if you haven't watched the previous videos yet, please watch them. In today's topic, we'll study about refractive index, units of refractive index, why refractive index is always greater than 1, what are the conditions of no refraction, and in today's class we'll also discuss about what is lateral displacement. So let's begin with today's class. In previous class we saw about refraction. हमने देखा कि अगर light, if this is air and this is water, अगर light air से water में incident होगी तो light will always bend. Light हमेशा क्या करेगी? Bend. और हमने देखा था एयर इज अ रेयर मीडियम एंड वाटर इज अ डेंसर मीडियम. ये तो हम रिस्पेक्ट में देख सकते हैं कि ठीक है, एयर इज गैस और वाटर होता है लिक्विड. तो गैस में मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं एंड लिक्विड में मॉलिक्यूल्स कंपैरेटिवली पास होते हैं. तो लाइट इंसिडेंट हुई रेयर से डेंसर मीडियम में, मतलब पहले बहुत कम ट्रैफिक था, अब वो जिस एरिया में आई है वहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है. तो इट विल नॉट फॉलो दी सेम पाथ और वो अपने पाथ से बेंड कर जाएगी और छोटा वाला पाथ ट्रैवल करेगी. ये सब हम प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं. इफ यू वांट टू लिसन टू दिस इन डिटेल प्लीज सॉ दी प्रीवियस वीडियो. और हमने ये तो लास्ट क्लास में देख लिया कि रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो लाइट विल ऑलवेज बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. लाइट आप ध्यान से देखो यहाँ पर आई और नॉर्मल के पास बेंड हो गई है, नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंडिंग हुई है. पर व्हाट इफ अगर दोनों मीडियम्स लिक्विड होते, एयर और ग्लास में तो आप कंपैरेटिवली बहुत आसानी से बता दिया कि ठीक है, एयर में पार्टिकल्स दूर होंगे और वाटर में पार्टिकल्स पास होंगे. अगर दोनों लिक्विड्स, अगर दोनों मीडियम्स लिक्विड होते तो कैसे डिस्टिंग्विश करते हम कि कौन सा मीडियम डेंसर है और कौन सा मीडियम रेयर है. तो उसके लिए हम जिस क्वांटिटी का यूज करते हैं दैट क्वांटिटी इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. मतलब रिफ्रैक्शन टर्म से ही आया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इंडेक्स कोई भी एक नंबर होता है जो बताता है उस क्वांटिटी को. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो नंबर होगा जो रिफ्रैक्शन के बेंडिंग के कंटेंट को बताएगा कि कितनी अमाउंट में बेंडिंग होगी. तो अब आप ये देखो, रे ऑफ लाइट यहाँ पर इंसिडेंट हुई. रे ऑफ लाइट यहाँ पर भी बेंड कर सकती है टूवर्ड्स द नॉर्मल में, यहाँ पर भी बेंड कर सकती है. दो ऑप्शंस हो सकते हैं. लाइट आई टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग करनी है ना, तो 1 में भी बेंड कर सकती है और 2 पर भी बेंड कर सकती है. और आप ध्यान से देखो, अगर एक मीडियम है, एक मीडियम ने बेंडिंग करवाई 1 पे, यहाँ इस मीडियम ने बेंडिंग कितने पे करवाई है? 1 पे. और इस मीडियम ने बेंडिंग करवाई है 2 पे. मतलब एक स्ट्रेट रोड पे आप आ रहे हो, यहाँ पर आने के बाद आपको स्ट्रेट जाना था और अपने आप पाथ से थोड़ा सा डेविएट हुए, और इसमें आप स्ट्रेट आ रहे थे और अपने पाथ से थोड़ा सा ज्यादा डेविएट हुए हो. इसका मतलब हुई तो दोनों में बेंडिंग ही है, फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम. यहाँ पर भी लाइट कहाँ आ रही है? फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम. दोनों केस में लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही है, पर दोनों के केसेस में बेंडिंग का जो एक्सटेंट है वो डिफरेंट है. और जिसमें बेंडिंग ज्यादा होगी, ये ग्रेटर का साइन होता है, जिसमें बेंडिंग ज्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होगा. क्योंकि आप ये देखो, रिफ्रैक्शन, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो इट बेंड्स. अब बेंडिंग का एक्सटेंट हर मीडियम में वेरी कर सकता है. लाइट एक मीडियम से आई, स्ट्रेट जाना था, बिल्कुल थोड़ी सी बेंड हुई. एक मीडियम से आई, ज्यादा बेंड हुई. एक मीडियम ने थोड़ा सा बेंड करवाया, एक मीडियम ने ज्यादा बेंड करवाया. जो मीडियम ज्यादा बेंडिंग करवाएगी इसका मतलब वो मीडियम ज्यादा डेंसर होगा. मतलब है ये भी डेंसर 1 है, ये भी डेंसर 2. इन दोनों में डेंसिटी ज्यादा किसकी है? इन दोनों में डेंसिटी ज्यादा है 2 की.
लाइट आई बिल्कुल थोड़ा सा बेंड हुई, लेट्स से 10 डिग्री से बेंड हुई। इसमें लाइट आई, लाइट बेंड हुई 20 डिग्री से। इसमें लाइट कितने से बेंड हुई? 10 डिग्री से। इसमें बेंडिंग हुई 20 डिग्री से। जिसमें बेंडिंग ज्यादा होगी वो मीडियम ज्यादा डेंसर होगा और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ग्रेटर होगा। मतलब इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। अब हमें एक चीज पता चली है कि बेंडिंग जिसकी ज्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्या चीज डिनोट कर सकता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑल्सो डिनोट्स स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जब ज्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। कैसे? यहां पर लाइट आई, लाइट ने स्ट्रेट जाना था, थोड़ा सा अपने पाथ से डेविएट हुई। यहाँ पर लाइट आई, स्ट्रेट जाना था, अपने पाथ से ज्यादा डेविएट हुई। ज्यादा डेविएट होने का मतलब है ज्यादा बेंडिंग हुई। ज्यादा बेंडिंग मतलब उसकी स्पीड, वो इधर जाती तो उसकी स्पीड इंक्रीज होती। जैसे जैसे वो इधर आ रही है वो कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है मतलब उसकी स्पीड कम है। 2 मीडियम में स्पीड कम है और 1 मीडियम में स्पीड ज्यादा है। आप डिस्टेंस देख सकते हो, इसका ये वाली लाइन थी और उसकी ये वाली लाइन है। कंपैरेटिवली ये वाला डिस्टेंस ग्रेटर है इस डिस्टेंस से। अगर ये डिस्टेंस ग्रेटर है तो ये वाली स्पीड भी ग्रेटर होगी। तो आई होप हमें 2 चीजें क्लियर हैं। फर्स्ट चीज, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हुआ तो बेंडिंग ज्यादा होगी। यहाँ पर फर्स्ट मीडियम एयर था, यहाँ पर भी फर्स्ट मीडियम क्या है? एयर। यहाँ पर फर्स्ट मीडियम कोई भी है, सेकंड, यहाँ पर जो सेकंड मीडियम है वो डेंसर मीडियम है इसके कंपैरिजन में एयर से, और यहाँ पर भी जो सेकंड मीडियम है वो इसके कंपैरिजन में डेंसर मीडियम है। दोनों इसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में डेंसर है, पर इन दोनों में कौन डेंसर है वो हमें पता चलेगा जिसमें बेंडिंग ज्यादा होगी। इसमें लाइट आई, स्ट्रेट जाने से सिर्फ 10 डिग्री से बेंड हुई। इसमें स्ट्रेट जाने से 20 डिग्री पे बेंड हुई। तो इसमें ज्यादा बेंडिंग हुई फर्स्ट वाले केस से, तो सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ज्यादा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसमें बेंडिंग भी ज्यादा। तो सेकंड में बेंडिंग ज्यादा हुई है तो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम के रिस्पेक्ट में ग्रेटर होगा। नेक्स्ट, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वहां पर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। इन दोनों केसेस में डेंसर मीडियम ये है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज्यादा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, क्योंकि लाइट को इतना बेंड करवा दिया गया कि उसकी अब स्पीड इतनी कम हो गई है कि वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। इसमें लाइट थोड़ी सी बेंड हुई है, इसका मतलब उसकी स्पीड इतनी कम नहीं हुई है, थोड़ी सी स्पीड ठीक है। इसमें स्पीड ज्यादा है, इसमें स्पीड कम है। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वहां पर लाइट की स्पीड ज्यादा, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वहां पर लाइट की स्पीड कम। सो आई होप आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ आया होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ मेजर टू शो हाउ मच बेंडिंग विल बी देयर। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वहां बेंडिंग ज्यादा होगी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वन इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द अदर वन इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होगा जब हमें एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम कोई भी हो सकता है। जैसे अगर हमें वाटर का बताना हो विद रिस्पेक्ट टू ग्लास का बताना हो विद रिस्पेक्ट टू वाटर, या किसी के भी रिस्पेक्ट में हमें बताना हो तो दैट वुड बी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे अगर आपके मार्क्स हम किसी और स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में बताएं तो आपके मार्क्स कैसे होंगे? रिलेटिव। और अगर आपके मार्क्स मैं आपको 100 में से बताऊं तो दैट मार्क्स वुड बी एब्सोल्यूट मार्क्स स्कोर्ड बाय यू। तो एब्सोल्यूट रिलेटिव इंडेक्स के लिए हमें एक अपना कांस्टेंट फैक्टर लेना होगा। जैसे आपके मार्क्स के लिए मैंने कौन सा कांस्टेंट फैक्टर लिया था? 100। तो ऐसे ही एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए वी टेक एयर एज कांस्टेंट, कि लाइट हमेशा एयर से ही कहाँ जा रही होगी? किसी भी मीडियम में। अगर एक मीडियम एयर हो तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा होगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
और अगर दोनों मीडियम कोई भी हो, एयर के अलावा कुछ भी हो या एयर भी हो, तो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वुड बी relative refractive index, and relative refractive index is represented by n, and n के साथ we read it as, अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, लाइट आ रही है फर्स्ट से सेकेंड में, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है सेकेंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो इसका फॉर्मूला होता है n2 अपॉन n1। आप ध्यान से देखो, आप निकाल किसका रहे हो, 2 का, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, उसका ऊपर आएगा, अपॉन किसका आएगा, 1 का। इट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन 2। इसका मतलब है 1 का कितनी लाइट की स्पीड फर्स्ट मीडियम में कितनी है, अपॉन लाइट की स्पीड सेकेंड मीडियम में कितनी है। मैंने यहाँ पर उल्टा क्यों लिखा, मैं सेकेंड का कैलकुलेट कर रही थी, ऊपर यहाँ पर सेकेंड का लिखा था, पर यहाँ पर सेकेंड की स्पीड नीचे क्यों लिखी, बिकॉज अभी हमने किया डिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। जहां पर स्पीड ज्यादा होगी वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आया है तो स्पीड कहाँ आएगी, नीचे, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करते हैं, इनवर्सली। अगर 1 का इफेक्टिव इंडेक्स नीचे आया है तो वेलोसिटी जो स्पीड होगी फर्स्ट की लाइट की, वो कहाँ आएगी, ऊपर। तो वी रीड दिस एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज डिफाइंड एज स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। मतलब इन दोनों की स्पीड को डिवाइड कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, relative index, relative refractive index of 2 with respect to 1। यही सेम हम यहाँ पर भी यूज करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर 1 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर 1 मीडियम कैसा है, हमेशा कांस्टेंट, 1 की वैल्यू क्या होगी, हमेशा एयर। अब आप देखो ऊपर इफेक्टिव इंडेक्स किसका आया था, n2, मतलब n एयर, n2 का अपॉन n नीचे किसका आएगा, एयर का, इक्वल्स टू v1 अपॉन v2। v1 स्पीड थी फर्स्ट मीडियम की, v1 यहाँ पर क्या आएगी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का है तो स्पीड ऑफ लाइट किसकी आएगी, मीडियम की। So n2 is equal to with respect to air is equal to speed of light in air। Light air में travel करती है with the speed of c and c is given by 3 into 10 raised to the power 8 meter per second। ये मैक्सिमम अटेनेबल स्पीड है, कोई भी ऑब्जेक्ट इससे ज्यादा स्पीड से मूव नहीं कर सकता। और इस स्पीड से कौन मूव करती है, लाइट मूव करती है, कहाँ पर, एयर में। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज c अपॉन v, v इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो या तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लर्न कर लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला अगर एब्सोल्यूट निकालना है तो होता है c अपॉन v। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। और इसमें अगर आपको 2 का निकालना है फर्स्ट के रिस्पेक्ट में तो आप यूज कर सकते हो स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड। और ये फॉर्मूला भी न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए इसे हमने यहीं पर स्टडी किया था। तो n21 इक्वल्स टू n2 अपॉन n1 इक्वल्स टू v1 अपॉन v2। एंड जब एक मीडियम एयर हो तो उसको हम मेंशन ही नहीं करते हैं, इसको हम डायरेक्टली n2 भी लिख सकते हैं, n2 इक्वल्स टू c अपॉन v। आप यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर है n2 अपॉन n एयर। एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान के चलते हैं दैट इज 1, कि एयर सबसे रेयर मीडियम है, वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, 1। तो यहाँ पर भी देखो n2 एयर इक्वल्स टू n2 अपॉन 1, तो ये वैल्यू ऑलरेडी n2 के इक्वल आ गई, n2 इक्वल्स टू n2 इक्वल्स टू c अपॉन v। अब न्यूमेरिकल्स में आपको वेलोसिटी गिवन हो सकती है कि लाइट इतनी स्पीड से ट्रैवल कर रही है मीडियम में, c आपको पता है हमेशा कांस्टेंट है, तो आप उस मीडियम का क्या कैलकुलेट कर सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज यूनिट ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। आपने दोनों में देखा, दोनों स्पीड की रेशो है। ऊपर स्पीड क्या आएगी मीटर पर सेकेंड में, नीचे स्पीड की रेशो क्या होगी मीटर पर सेकेंड। अगर दोनों सेम यूनिट्स हो, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, तो इसकी यूनिट क्या आएगी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट। इसमें सबको कंफ्यूजन होती है और सब स्पीड की ही यूनिट लिखाते हैं। आप ध्यान से देखो, ये दोनों की स्पीड का रेशो है, मतलब ऊपर भी स्पीड आएगी नीचे भी स्पीड आएगी। दोनों स्पीड की कुछ भी वैल्यू हो, यूनिट्स तो एक दूसरे को हमेशा कैंसिल कर देगी, तो नेट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई n इज ग्रेटर देन 1। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, n का मतलब है एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के लिए हम डिफाइन कर देते हैं कि हम किस मीडियम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं और किस मीडियम का कैलकुलेट कर रहे हैं। सो थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई n इज ग्रेटर देन 1। अब ये है n 1 से हमेशा ग्रेटर क्यों होगा, n इक्वल है c अपॉन v। अभी मैंने आपको बताया कि जो c स्पीड होती है, इससे मैक्सिमम स्पीड लाइट की कहीं पर भी नहीं हो सकती, क्योंकि एयर में जो स्पीड होगी उससे कम पार्टिकल्स कहीं भी नहीं होंगे। मतलब जो ये c है, c इज ऑलवेज ग्रेटर देन v। c v से हमेशा बड़ा आएगा। बड़ा क्यों आएगा, क्योंकि लाइट की स्पीड एयर में क्या होती है मैक्सिमम, मीडियम में हमेशा क्या आएगी कम। अगर ये ज्यादा है और ये कम है, आप देखो अगर न्यूमरेटर ज्यादा हो 3/2, तो आंसर हमेशा क्या आता है ग्रेटर देन 1। और अगर न्यूमरेटर कम हो डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो आंसर इज ऑलवेज लेस देन 1। अब आपके इसमें हमेशा न्यूमरेटर बड़ा है, c इज ऑलवेज ग्रेटर देन v। अगर c v से बड़ा है तो जो वैल्यू आएगी दैट विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन 1। तो n की वैल्यू हमेशा क्या आती है 1 से ग्रेटर। These are the 3 questions that are always expected in exams. What is refractive index? It is the ratio of of light in first medium with respect to speed of light in second medium. Unit of n, it has no unit. Why n is greater than 1? Since c is always greater than v, so n is always greater than 1. Fourth question is, what is the condition of no reflection? मतलब रिफ्लेक्शन होती है, लाइट बेंड करती है व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू सेकेंड मीडियम। अब ऐसा कब होगा कि रिफ्लेक्शन ना हो, तो देयर कैन बी 2 कंडीशंस फॉर रिफ्लेक्शन टू नॉट अकर। दोज कंडीशंस विल बी, फर्स्ट कंडीशन इज व्हेन बोथ मीडियम्स हैव सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर लाइट एक मीडियम से जा रही है दूसरे मीडियम से, जिन दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, यहाँ का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और यहाँ का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, अगर दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा तो लाइट विल नॉट बेंड। लाइट बेंड करेगी नहीं, जैसे आ रही है वैसे ही चली जाएगी, क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही सेम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो बेंडिंग होगी ही नहीं, लाइट जैसे आ रही है वैसे ही ट्रैवल कर जाएगी। सेकेंड केस इज व्हेन एंगल आई इज 0 डिग्री। अब आप ये देखो, ये है इंटरफेस, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ हुआ। अगर आई कम होते होते यहाँ पर चला जाए, मतलब इंसिडेंट कैसे हो रही है 90 डिग्री पे, 90 डिग्री टू दी सरफेस जब इंसिडेंट होगी तो एंगल आई कितना होगा 0 डिग्री। एंगल आई 0 है तो एंगल आर भी 0 होगा। अब ये कैसे हो रहा है, रिफ्लेक्शन में तो सिंपल था, जितना एंगल आई होता है उतना ही एंगल आर होगा। फिर रिफ्रैक्शन में क्या होगा, रिफ्रैक्शन में साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू होता है एन के इक्वल। किसके इक्वल होता है, एन के इक्वल। अगर आई 0 है तो साइन आई भी क्या हो जाएगा 0, बिकॉज अगर एंगल 0 होता है तो साइन एंगल भी क्या होता है 0, तो एन साइन आर भी क्या हो जाएगा 0, मतलब साइन आर भी 0 है और आर भी क्या हो जाएगा 0। मतलब लाइट आई
लाइट अगर ऐसे आती तो किसी एंगल पे जाती और ये एंगल क्या होता आर। अब उसने बोला है एंगल आर 0 हो जाएगा, ये एंगल कम होते होते कहाँ पहुंच जाएगा, बिल्कुल यहीं पर। इसका मतलब रिफ्रैक्शन दो कंडीशंस में नहीं होती है। अगर दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, सेम, जितना 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका हो, सेकंड का। या फिर अगर लाइट सरफेस के नॉर्मल आ रही हो, मतलब 90 डिग्री टू दी सरफेस हो, या फिर इंसिडेंट एंगल कितना हो 0, तब भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। And the last most important question that is asked in exam is refractive index of diamond is 2.42. What does it mean? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का है 2.42। इस लाइन का क्या मीनिंग होगा? अब हमें पता है अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मटेरियल की बात कर रहे हैं तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा है, एब्सोल्यूट। अगर मैं डायमंड का विद रिस्पेक्ट टू वाटर बताती तो कौन सा होता, रिलेटिव। अब मैंने सिंपल बोल दिया कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब मैं उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रही हूँ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर n का फॉर्मूला होता है C/V। हमें क्वेश्चन में बोला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42 और C होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन V। सो V वुड बी C/2.42। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन? It means that V, speed of light in diamond, is 1/2.42 times speed of light in air. We can write this as V क्या है, speed of light in medium. Medium we can say, or we can say diamond is equal to 1/2.42 times speed of light in air. आप इस क्वेश्चन को अपने हर एग्जाम में देखोगे, प्री बोर्ड्स, बोर्ड्स, हर स्कूल के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है और एज इट इज आता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट डज इट मीन? तो आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, n इक्वल्स टू C/V, n इज 2.42, C/V, V इक्वल्स टू C/2.42। इसका मतलब V, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज इक्वल टू 1/2.42 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। मतलब एयर में जो लाइट की स्पीड होगी उसको डिवाइड कर दूं अगर मैं 2.42 से, तो वो स्पीड इसमें आएगी लाइट की डायमंड में। इस लाइन का बस यही मीनिंग है कि डायमंड में जो स्पीड होती है वो एयर की स्पीड से कम हो जाती है। कितने टाइम्स कम हो जाती है, 2.42 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। So in today's class we discussed about refractive index, जिसमें हमने relative भी किया और absolute भी किया। relative मतलब दो मटेरियल का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, एयर का ग्लास के रिस्पेक्ट में, ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में, और absolute में हमने किया relative index of any material with respect to air. Next was what is unit of refractive index? ये एक simply ratio होती है, it is simply ratio of speed of lights. So it has no unit. Third question was why n is always greater than 1? Since C is always greater than V, so n is always greater than 1. Condition of no refraction. No refraction occurs अगर लाइट कितने डिग्री पे एंटर करती है, 90 डिग्री पे इंसिडेंट करती है, या फिर अगर दोनों मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा तो भी रिफ्रैक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज refractive index of diamond is 2.42. What does it mean? It means that speed of light in diamond is 1/2.42 times speed of light in air. Now last question for today is अभी हमने देखा N21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 होता है स्पीड ऑफ लाइट इन 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन 2। अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
इंडेक्स 1 का कैलकुलेट करना हो विद रिस्पेक्ट टू 2, तो स्पीड किसके ऊपर आ जाएगी, 2 की, और नीचे किसकी आएगी, 1 की। अगर आप ध्यान से देखो, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 आया है और जो 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 आया है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। मतलब n21 इज इक्वल टू 1 अपॉन n12। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। अगर आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास का दिया हुआ है वाटर के रिस्पेक्ट में, और आपको बोला है कैलकुलेट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो आप कैसे करोगे, सिंपली इसका रेसिप्रोकल कर दो। अगर इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर 1.5 दिया हुआ है, तो वाटर विद रिस्पेक्ट टू कितना, ग्लास कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1.5, क्योंकि 2 का 1 के रिस्पेक्ट में v1 अपॉन v2, 1 का 2 के रिस्पेक्ट में v2 अपॉन v1। बेसिकली दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल। अब आपको एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में दिया हो और सेकंड का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में निकालना हो, तो आप सिंपली आंसर के लिए क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल। So this was all about today's class. I hope you liked the video, and if you did, please share the video with your friends as well. If you have any doubts relating to the topic, you can comment down below. I'll be there to answer them. Thanks for watching the video. I hope you all have a nice day.